नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो काफ़ी डिटेल होता है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उन सभी को डिस्कस करना है। आप लोग तो अभी दुर्गा पूजा में लगे हुए हैं, ठीक है, 2-3 दिन की छुट्टी लेकर दुर्गा पूजा अच्छे से मना लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि पढ़ाई को कंटिन्यूअस कीजिए अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और अंत में आपको बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जानना ही जानना चाहिए, क्योंकि वो पीटी में भी पूछ सकता है और उसको आप मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर पूछा जाता है तो। ओके, चलिए देखिए हेडलाइन क्या है कि इजराइल पॉन्ड्स गाजा एज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड इन हॉस्पिटल्स। बहुत ही बदतर स्थिति है, क्या बताऊँ, रोज़ यही हेडिंग रहता है यहाँ पर कि और दिनों दिन स्थिति ख़राब होती जा रही है। और एक तरह अपने देश में फेस्टिवल चल रहा है और दूसरी चीज़ और क्या है, भारत सरकार ने, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया सेंड रिलीफ गुड्स टू सिविलियन पॉपुलेशन। भारत सरकार ने जो फिलिस्तीन के या गाजा पट्टी के जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो वहाँ के सामान्य मासूम नागरिक हैं, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं, जिनको बस एक स्थिर जीवन चाहिए होता है, दरअसल में वही प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा युद्ध वगैरह से। तो उनके लिए भारत सरकार ने क्या भेजा है, तो एड्स भेजा है, रिलीफ भेजा है, खाने पीने के सामान भेजे हैं, स्लीपिंग बैग, उसके बाद से सैनिटरी यूटिलिटी, वाटर प्यूरिफिकेशन, ये सब कुछ भेजा है भारत सरकार ने। और खाने पीने के सामान भी बहुत सारा भेजा है, मिस्र के थ्रू भेजा है। आपको पता होगा, अगर गाजा पट्टी को आपने देखा होगा, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं याद दिलवाता हूँ बार बार। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जैसे ये इजराइल है, ओके, इजराइल इसी प्रकार का है, ओके, मूली के जैसा इजराइल दिखता है अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर है गाजा पट्टी का इलाका, और गाजा पट्टी की सीमा एक ही देश के साथ लगती है। अगर इजराइल है चारों तरफ से उसके, बाकी एक तरफ से यहाँ से मिस्र में आप जा सकते हैं। ओके, तो मिस्र में मिस्र के थ्रू ही वहाँ पर क्या पहुँचाया जा रहा है, तो रिलीफ का मटेरियल जो है मिस्र के थ्रू ही पहुँचाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ पर डेड सी है, डेड सी, यहाँ पर आपको दिखेगा सीरिया, यहाँ जॉर्डन दिखेगा, यहाँ लेबनान दिखेगा, उसके बाद से यहाँ पर आपको मिस्र दिखेगा। तो ये सारे देश हैं जिनसे इजराइल जो है वो सीमा साझा करता है। और यहाँ पर आपको भूमध्य सागर का दिखेगा, भूमध्य सागर, और यहाँ पर छोटा सा हाइफा बंदरगाह है। हाइफा का जो युद्ध है ये भारतीयों के नाम है, भारत के लोगों ने ही जीतकर इजराइल की रक्षा की थी। और ये पता होगा आपको, हाइफा का वॉर जो है वो पहले प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, और उसमें अपने भारत के 3 सम्राट, जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर थे शायद, इन तीनों के सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ा था और वहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके सैनिकों को हरा दिया था। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर है हाइफा बंदरगाह। हाइफा बंदरगाह बहुत फेमस है, और जो दिल्ली में नेहरू जी का जो आवास था, जो आजकल प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, पीएम म्यूजियम, बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजियम है, ज़रूर देखना चाहिए। पीएम म्यूजियम के पास एक चौक था जिसको 3 मूर्ति चौक कहा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी का आवास का क्या नाम था, 3 मूर्ति भवन नाम था। उस चौक का भी नाम बदल कर क्या किया गया, तो हाइफा चौक कर दिया गया, हाइफा चौक। और वहाँ पर इन तीनों जो बड़े आपको मैंने राजघराने बताए, जैसे जोधपुर का मैंने बताया, हैदराबाद का, मैसूर का, इनके सैनिकों के प्रतिमाएँ भी लगी हुई हैं। ओके, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हाइफा चौक कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और हाइफा आपको बंदरगाह कहाँ पर दिखेगा, हाइफा पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी का मतलब होता है कि बंदरगाह वाला शहर है, ये भूमध्य सागर के तट पर है। तो ये ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं क्या है। और उससे पहले ये न्यूज़ मैं आपको करवाऊँ, वियना कन्वेंशन जो डिप्लोमेट्स के लिए होते हैं, और डिप्लोमेट्स के अलावा जो वॉर प्रिजनर होते हैं उनके लिए भी होता है, या विदेश में अगर कोई नागरिक फंस गया है तो उनके लिए भी होता है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन से पहले आज का हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए खूबसूरत सा गरबा हो रहा है। चलिए, आज का आर्टिकल जो है वो है एक बंदरगाह से संबंधित, जो देश में बन रहा है अपने केरल राज्य में, और वो बंदरगाह इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट में किया गया है, क्योंकि वो बंदरगाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। और क्या है उसकी खासियत, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं आज के आर्टिकल में। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होता है, जैसे आर्टिकल डिस्कशन का मैं पीडीएफ देता हूँ, और न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी मैं पीडीएफ देता हूँ। न्यूज़पेपर का नहीं देता हूँ, डिस्कशन के जो समरी, जो मुख्य टॉपिक होता है उनका पीडीएफ मैं देता हूँ। इसके लिए आपको 199 पर मंथ का एक पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, आप उसको कर लीजिए। मुझे टेलीग्राम कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक रहता है, इंस्टाग्राम का भी रहता है, तो आपको मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इससे लिखने की झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे, और क्या होगा कि आप पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे पढ़ने पर। देखिए क्या है, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ने हाल ही में पहले मालवाहक जहाज के पहुंचने पर ध्यान आकर्षित किया है। पहली बात तो सबसे पहला चीज़ क्या, तो इसके लोकेशन को ज़रा देखिए।
इस तट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ओके, यहीं पर बहुत सारे हैं, जैसे कोची पोर्ट भी आपको दिखेगा, यहाँ का प्रमुख पोर्ट है कोची पोर्ट। तो इतिहास में भी नाम आता है कोची का पोर्ट, और बहुत पुराना पोर्ट है भारत का। लेकिन यहीं पर देखिए, यहाँ पर बनाया गया विझिंजम पोर्ट बनाया गया है केरल राज्य में। डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर का मतलब क्या होता है? इसकी गहराई बहुत अधिक है और बड़े मालवाहक जहाज भी यहाँ पर आ सकते हैं। भारत का पश्चिम तट का हिस्सा है, और ये मसालों के निर्यात के लिए ये हिस्सा जो रहा है मालाबार तट, ये हमेशा से फेमस रहा है। उसके अलावा जो अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ व्यापार होते हैं, तेल के इतर व्यापार, तेल के बिना जो व्यापार होते हैं, या यूरोप को जो व्यापार होते हैं, उसमें से अधिकांश चीज़ें मालाबार तट से ही निर्यात की जाती हैं। तो ये केरल राज्य में है, केरल राज्य में है, ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये केरल राज्य में है यहाँ पर। ओके, देखिए क्या है यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसशिपमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाला गहरे पानी का बंदरगाह वह है जो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले बड़े जहाज़ों को समायोजित कर सकता है। आपने पढ़ा होगा, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा, उत्प्लावन का बाउंसी फोर्स वाला पढ़ा होगा, उत्प्लावन बल जिसको कहा जाता है, कि जितना बड़ा जहाज़ है उसके नीचे उतनी ही गहराई का पानी होना चाहिए, नहीं तो जहाज़ डूब जाएगा। यानी कि जहाज़ के द्वारा विस्थापित किया गया वाटर का भार जहाज़ के भार से अधिक होना चाहिए, तभी जो है वो जहाज़ उसके ऊपर तैर सकता है। इसी को उत्प्लावन का बल, बाउंसी फोर्सेस का, आर्किमिडीज का सिद्धांत याद किया, यूरेका किया था उसने। तो यही जो है बड़े जो जहाज़ होते हैं, बड़े कितने जहाज़, तो छोटे छोटे 100 जहाज़ों को अपने ऊपर रख सकते, इतने बड़े बड़े जहाज़ होते हैं। तो ये बड़े जहाज़ हमारे पोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको हम समुद्र में ही रोक देते थे, फिर वहां से छोटे छोटे जहाज़ों पर हम सारा सामान भर कर ले आते थे पोर्ट पर। क्यों? क्योंकि हमारे पोर्ट की उतनी गहराई नहीं थी सभी पोर्ट की, कि ये बड़े जहाज़ डायरेक्ट हमारे किनारों तक आ सके। तो एक बहुत बड़े जहाज़ को हमने किनारों तक लाया है, और डीप वाटर पोर्ट हमने बनाया कहाँ पर? तो विझिंगम पोर्ट में बनाया है, विझिंजम पोर्ट। इसका नाम बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, प्रोनाउंसिएशन करने में नहीं बनता है। देखिए, विझिंजम पोर्ट है। ओके, और कहाँ पर है ये? तो केरल राज्य में है। अब इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, आप मुझे बताइए। इससे ये बेनिफिट हो सकता है कि बड़े जहाज़ों को डायरेक्ट हम पोर्ट तक ला सकते हैं, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता था कि बड़े जहाज़ को रोक कर फिर उसमें छोटे जहाज़ के सामान उतारना, फिर उसको छोटे जहाज़ को पोर्ट पर लेके आना, ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, इसमें गहरे पानी की वाहिका तथा वस्तुओं को चढ़ाने उतारने के लिए एक बड़ा निर्धारित क्षेत्र है। इस बंदरगाह पर एक जहाज से दूसरे जहाज तक माल के हस्तांतरण की भी सुविधा उपलब्ध है, कि एक जहाज से दूसरे जहाज तक ले जाएं। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना क्या है? विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। किसने शुरू किया था इसको? तो केरल की जो गवर्नमेंट है उसी ने इसको शुरू किया था। यह मुख्य रूप से क्रूज टर्मिनल, लिक्विड बल्क बर्थ तथा अतिरिक्त टर्मिनल की सुविधा से युक्त है, जिसे ट्रांसशिपमेंट एवं गेटवे कंटेनर व्यवसाय के कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अदानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह का विकास कर रहा है। कौन कर रहा है? तो अदानी पोर्ट कर रहा है। इनकी ज़्यादा चर्चा रहती है आजकल न्यूज़पेपर में अदानी वगैरह की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जिसमें डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन व हस्तांतरण, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ढांचे के अनुसार प्रबंधन घटक भी शामिल है। ये सब कौन कर रहा है अभी? तो अदानी पोर्ट्स लिमिटेड जो है वही कर रहा है। ओके, यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम भगवान विष्णु का शहर होता है तिरुवनंतपुरम का मतलब। भारत के दक्षिण तट पर इसकी अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग तक आसान पहुंच प्रदान करती है। यह कोलंबो कहाँ? श्रीलंका में है, सिंगापुर और दुबई जैसे वैश्विक ट्रांसशिपमेंट केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। देखिए अब हो क्या रहा है, बड़े जो जहाज़ हैं ये सब जो आपको नाम सुनाई दे रहा है, कोलंबो, सिंगापुर और दुबई, ये सब ऐसे पोर्ट डेवलप थे यहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ कोस्ट तक जा सकते हैं, कोस्ट तक। लेकिन अपने देश में इस तरह की सुविधा नहीं थी, तो हमने उसको बनाया विझिंजम को, और इस तरह से बनाया कि वो सिंगापुर, कोलंबो और ये जो दुबई पोर्ट हैं इनसे वो कंपटीशन कर सके और एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में डेवलप हो सके, जिससे विदेशी गंतव्यों तक कंटेनर आवाजाही की लागत कम हो जाए। बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई 18 मीटर से अधिक है। प्राकृतिक गहराई इसका जो नेचुरल था वो 18 मीटर से ज़्यादा नेचुरल गहराई था, जिसे आगे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसको 20 मीटर तक हमने बढ़ाया और इसीलिए यहाँ पर क्या है तो बड़े बड़े जहाज़ आ सकते हैं।
इस गहराई के चलते बंदरगाह पर्याप्त कार्गो क्षमता वाले बड़े जहाज़ों और मुख्य जहाज़ों को समायोजित करने में भी सक्षम है और बड़े जहाज़ भी यहाँ तक आ सकते हैं। पहले चरण में प्रारंभिक क्षमता 1 बिलियन यानी कि 20 फुट समतुल्य इकाई TU निर्धारित है। इतना आंकड़ा आपको नहीं ध्यान में रखना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि बड़े जहाज भी आ सकते हैं। परियोजना की प्रगति क्या है? 5000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर इससे उत्पन्न होंगे। क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित किए जाने की भी उम्मीद होगी। औद्योगिक गलियारा यानी कि इंडस्ट्रियल जो आपका कॉरिडोर होता है वो सब भी डेवलप करने में सुविधा होगी। परियोजना लगभग 65.46% पूरी हो चुकी है। मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं, विरोध प्रदर्शनों और लॉजिस्टिक संबंधी चुनौती जैसे कारकों के कारण पिछले कुछ वर्ष में इसमें देरी हुई है। वर्तमान समय सीमा दिसंबर 2024 तक पहले चरण के परिचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। दिसंबर 2024 तक ये तैयार भी हो जाएगा, संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। अभी लगभग इसका 70% का हिस्सा जो है वो तैयार हो गया है। देखिए, भारत को अब डीप शिपमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपसे सवाल जो पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि भारत में डीप शिपमेंट की क्या स्थिति है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, ये किस प्रकार से देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है और किस प्रकार से भारत के बंदरगाह जो है, भारत के पास 7000 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, लेकिन हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बंदरगाह नहीं है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट हैं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बंदरगाह अभी भी नहीं है। JNPT जो है, और या फिर आपका जो मुंबई वाला पोर्ट हो गया, एक तो हो गया JNPT, उसके अलावा जो केरल का कोची का मैंने बताया, या विशाखापत्तनम का पोर्ट है, ये अच्छे हैं, या चेन्नई का पोर्ट है, ये अच्छे हैं, लेकिन इनकी शिपमेंट क्षमता उतनी नहीं है जितनी 5वीं बड़ी इकोनॉमी की होनी चाहिए दुनिया में। और हमारे अगल बगल के जो पोर्ट हैं, जैसे कोलंबो का पोर्ट है या सिंगापुर का पोर्ट है, इनकी धारक क्षमता ज़्यादा है हमसे, तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। कितने हैं? 12। हालांकि देश में अत्यधिक बड़े मालवाहक जहाज़ों को संभालने के लिए लैंड साइड, मेगापोर्ट और टर्मिनल अवसंरचना का अभाव है। इसलिए भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो परिचालन भारत के बाहर के बंदरगाहों, मुख्य रूप से कोलंबो, सिंगापुर और क्लैग बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उन्हीं के द्वारा हमारा शिपमेंट किया जाता है। इन बंदरगाहों पर, जैसे कोलंबो पोर्ट पर गए, वहाँ पर छोटे छोटे जहाज़ों पर उतार लिया सामान और उसको लेके आ गए भारत। इससे क्या होता है? खर्चा बढ़ जाता है उनका ट्रांसपोर्टेशन का। तो इन्हीं सबको कम कर लेंगे हम अगर हमारे पास ही बड़े जहाज़ को रखने वाले बंदरगाह होंगे तो। वित्तीय वर्ष 21 से भारत का कुल ट्रांसशिपमेंट कार्गो लगभग 4.6 मिलियन टन है, अर्थात ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है इतना। एक बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है, डॉलर की बचत करेंगे हम। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI भी आएगा, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है। अन्य भारतीय बंदरगाहों पर आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी। संबंधित लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास, रोजगार सृजन, बेहतर संचालन, लॉजिस्टिक दक्षता, राजस्व हिस्सेदारी वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकते हैं इसके द्वारा। इससे जहाज सेवाओं, रसद व बकरिंग, जहाज़ों के लिए ईंधन की आपूर्ति सहित संबंधित व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है। और इससे पर्यटन, जो क्रूज पर्यटन है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है अमीर लोगों के लिए, तो और उससे खूब सारा पैसा कमा सकता है, दरअसल में यही चीज़ होता है। तो क्रूज जो पर्यटन है उसका अभी भी विकास नहीं हुआ है भारत में। यूरोप में है उसका, अमेरिका में है, चाइना में भी है, जापान में भी है क्रूज पर्यटन का विकास, लेकिन भारत में क्रूज पर्यटन का विकास अभी भी नहीं हुआ है। तो वो हो सकता है इसके द्वारा। देखिए अगला क्या है। अगला कुछ प्रमुख पोर्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे दीनदयाल पोर्ट कहाँ पर है? तो गुजरात में है। मुंबई में हो गया, उसके बाद से JNP हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है। उसका से मुर्मुगांव है कहाँ पर? तो गोवा का बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटक में है। मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल चीज़ें यहाँ से भेजी जाती हैं, जैसे कच्चा लोहे का जो कच्चा माल होता है वो सब यहाँ से खूब सारे शिपमेंट किए जाते हैं। कोचीन पोर्ट हो गया केरल में आपका, और यहीं पर विझिंजम भी बन रहा है। उसके बाद से देखिए चिदम्बरम जो आपका पोर्ट है ये तमिलनाडु में है। फिर चेन्नई पोर्ट हो गया, फिर कामराज पोर्ट हो गया आपका, 3 है तमिलनाडु में, राज्य के हिसाब से ध्यान में रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से एक ही है सबसे बड़ा, विशाखापत्तनम पोर्ट भी है। काकीनाडा वगैरह भी है, लेकिन वो तेल वगैरह के लिए है ना। उसके बाद से आपका पैराडीप है। ये पैराडीप कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। फिर कोलकाता में आपका पोर्ट हो गया, और कोलकाता पोर्ट जो हो गया वो हो गया। इसके इतने ही मुख्य रूप से अपने देश में बड़े पोर्ट हैं, छोटे छोटे तो और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 यही बड़े पोर्ट हैं। इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आज के न्यूज़ पर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ है। पहला कि ये हमारे विदेश मंत्री महोदय क्या बोला विदेश मंत्री जी ने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कनाडा जो है, कनाडा के एक्शन आर इन वायलेशन ऑफ वियना कन्वेंशन। ये किसने बोला है? तो ये S जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने बोला कि कनाडा सरकार का जो एक्शन है वो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। अब ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वियना कन्वेंशन क्या है। वियना कन्वेंशन जो है ये विदेश में, मान लीजिए देश के बाहर किसी नागरिक की सुरक्षा संबंधित हो सकता है। वियना कन्वेंशन वॉर प्रिजनर्स पर भी लागू होता है।
युद्धबंदियों पर भी लागू होता है। वियना कन्वेंशन जो विदेश में गिरफ्तार किए गए दूसरे देश के नागरिकों पर भी लागू होता है। वियना कन्वेंशन डिप्लोमैट्स पर भी लागू होता है। डिप्लोमैट्स जो होते हैं, जो एक देश के अधिकारी दूसरे देश में काम करते हैं, उन पर भी लागू होता है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, उनको गिरफ्तारी से संरक्षण होता है। भले ही उनको जासूसी वगैरह के ही आरोप में क्यों ना पकड़ा जाए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, देश से बाहर निकाल दिया जाता है, बोला जाता है कि आप इनको वापस बुला लीजिए, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे जब अभिनंदन को पाकिस्तान में गिर गया था उसका प्लेन और उसको पकड़ लिया गया था वहाँ पर, तो उसके बाद ही वियना कन्वेंशन चर्चा में आया था। क्यों? क्योंकि वो युद्धबंदी था, वो एक युद्धबंदी थे और उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता था। युद्धबंदी के भी कुछ राइट्स होते हैं। जैसे कुलभूषण यादव का केस आता है, एक भारतीय नागरिक हैं जिनको पकड़ कर रखा गया पाकिस्तान की जेल में, तो वहाँ पर भी वियना कन्वेंशन का उल्लंघन का ही मामला आता है। तो वियना कन्वेंशन क्या है डिप्लोमैट्स के लिए, उसको जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। बाकी कनाडा और इंडिया का रिलेशन जो है अब तक के सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। वियना कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए डिप्लोमैट्स के राइट्स के बारे में, क्योंकि वही आपसे पूछा जा सकता है। क्या है देखिए यहाँ पर, 14 अप्रैल 1961 को वियना ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राजनयिक समागम और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अभिसमय को स्वीकृत किया गया था। जैसे G20 की जब बैठक हुई तब चीन के एक सूटकेस को लेकर दिल्ली के होटल में बहुत विवाद हुआ। चाइनीज जो अधिकारी लोग आए तो उन्होंने अपने साथ कुछ ऐसे सूटकेस रखे हुए थे जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि ये इसमें जैमर या कुछ ऐसे ट्रैकिंग डिवाइस लेकर आए हैं, जिसके कारण से G20 में क्या बातचीत हो रही है, कई सारे चीज़ों को वो रिकॉर्ड कर सकते थे या सुन सकते थे दूर बैठकर, या जैमर का प्रयोग कर सकते थे। तो इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। भारतीय सैनिक जो थे वो इन बैग को चेक करना चाहते थे, स्कैन करना चाहते थे, जबकि जो चीनी अधिकारी वो इसका मना कर रहे थे। और आपको पता होगा कि अगर किसी बैग पर डिप्लोमैट का बैग है, इसका पैच लगा हुआ है उस पर, तो एयरपोर्ट पर तक उसको नहीं खोला जा सकता है। उसके खोलने पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन होता है। तो भारतीय अधिकारी उसको खोल नहीं सकते थे। बार बार उन्होंने फोर्स किया कि हम इसको स्कैन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया। उसके बाद वो इसको लेकर कहाँ पर चले गए, तो चीनी दूतावास में चले गए। अब चीनी दूतावास के अंदर कभी भी भारतीय अधिकारी प्रवेश नहीं करते हैं या भारत के सैनिक प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर छोटा सा चीन है। पाकिस्तान का दूतावास जो भारत में है, दिल्ली में है, वो भारत के अंदर छोटा सा पाकिस्तान है। उस पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा और वो वॉर का संज्ञा में आ जाता है। अगर किसी देश के एम्बेसी पर अटैक होता है किसी दूसरे देश में, तो वो युद्ध के श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दूसरे देश के सैनिक या अधिकारी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती हैं उसमें बिल्कुल अलग तरीके से काम होता है। जैसे डिप्लोमेटिक पैच होते हैं, डिप्लोमेटिक बैग्स होते हैं अलग अलग, उनको कहीं भी एयरपोर्ट तक पर खोला नहीं जा सकता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ और लगभग सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ और दक्षिण सूडान इसके अपवाद हैं, वो लोग वियना कन्वेंशन को नहीं मानते हैं। यह विशेष अधिनियम क्या है? विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा निर्धारित करता है, जो राजनयिक मिशनों को स्थानीय कानून के प्रवर्तन के माध्यम से जबरदस्ती या उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने, उन्हें भेजने वाली सरकारों के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने में सक्षम बनाता है। कि पाकिस्तान का कानून कुछ भी हो, लेकिन भारत के अधिकारी जो है वहाँ पर सुरक्षित रूप से काम कर सकें। भारत का कानून कुछ भी हो, पाकिस्तान के अधिकारी भारत में सुरक्षित रूप से काम कर सकें, न केवल काम कर सकें बल्कि अपने देश के जो सरकार है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। वो कुछ भेजें तो उसका ये उनको डर ना हो कि इसको पढ़ लिया जाएगा, इसको खोल लिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या किया गया है, तो डिप्लोमेटिक जो है उसको लेकर वियना कन्वेंशन को लागू किया गया है। तो वियना कन्वेंशन क्या करता है, तो अधिकारियों को सुरक्षित रूप से दूसरे देश में काम करने के लिए एक सुरक्षा मुहैया करवाता है, एक वातावरण मुहैया करवाता है। यह किसी अभियान की वापसी के संदर्भ में प्रावधान करता है जो आर्थिक या भौतिक सुरक्षा का आधार पर हो सकता है। यह राजनयिक संबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में जो प्रतिरक्षा के दुरुपयोग या राज्यों के मध्य संबंध में गंभीर गिरावट के प्रत्युत्तर में हो सकता है। रिसीविंग राज्य उस मेजबान देश को संदर्भित करता है जहां राजनयिक मिशन स्थित है। जैसे भारत में अगर कनाडा का मिशन स्थित है तो भारत सरकार का यह दायित्व बनता है कि कनाडा का मिशन सुरक्षित रहे, उस पर कोई अटैक ना हो, उसके अधिकारियों को कोई नुकसान न पहुंचे। किसका कर्तव्य है, तो भारत सरकार का ही कर्तव्य होता है। ओके, इसमें किसी भी मामले में जहां अस्थायी मिशन स्थापित नहीं किए गए हैं, प्रत्येक भेजने वाले राज्य के हित के लिए रूपरेखा प्रदान की जाती है ताकि किसी तीसरे राज्य से प्राप्तकर्ता राज्य को संरक्षित किया जा सके। जैसे अगर मान लीजिए किसी देश से दूसरे देश में भेजा गया है, वहाँ पर कोई तीसरा राज्य जो है वो उल्लंघन करना चाहता है इन चीज़ों का, तो उससे भी रोकता है कौन, तो वियना कन्वेंशन रोकता है। यह एक राजनयिक मिशन की
अनुलंघनीयता की अवधारणा की पुष्टि करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अस्थायी आधारशिलाओं में से एक रहा है। मूल रूप से किसी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। अतः मेजबान देश यानी कि जैसे भारत में कनाडा का है तो भारत सुरक्षा हेतु जवाबदेह होता है। हालांकि राजनयिक मिशन भी अपनी स्वयं की सुरक्षा को नियोजित कर सकते हैं। उच्चायोग और दूतावास के बीच मुख्य अंतर यह है कि वे कहाँ स्थित हैं। राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों को उच्चायोग द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जबकि शेष विश्व को दूतावास के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं वहाँ पर उच्चायोग होता है, बाकी जगहों पर हमारे दूतावास होते हैं। अब एक चीज़ को सुनिएगा, भारत सरकार ने क्यों बोला वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। अब यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, या मान लीजिए आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों बोला गया है। मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है कि उसके देश में जो दूतावास है उसकी रक्षा करना। मेजबान देश कौन था? कनाडा। एम्बेसी किसका था? तो भारत का एम्बेसी था वहाँ पर कनाडा में, जिस पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक किया था। हमारे तिरंगे जलाए गए थे, हमारे अधिकारी को ह्यूमिलेट किया गया था, उनके फ़ोटो जगह जगह पर शहरों में लगा दिए गए थे, उनको मर्डर की धमकी दी गई थी, अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था। यही तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। जरा इमेजिन कीजिए कि सेम घटनाएं अगर भारत में होती कनाडा के अधिकारियों के साथ, कि उनको जगह जगह पर फोटो लगा दिया गया था, उनके एम्बेसी पर अटैक किया जाता, उनके झंडे को जला दिया जाता, तो ये क्या होता। तो सोचिए पूरी दुनिया किस प्रकार से रिएक्ट करती। लेकिन पूरी दुनिया उस समय चुप रही। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी होने दिया। तो ये क्या है? तो ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है कि हमारे राजनयिक सुरक्षित रूप से वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो एम्बेसी होते हैं, चाहे लंदन का एम्बेसी हो, लंदन जैसे सुरक्षित शहर में, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में हमारा एम्बेसी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो कनाडा में हो, ये जो मुख्य 4 यूरोपीय देश हैं या यूरोपीय मूल के देश हैं, इन्हीं में सबसे ज़्यादा हमारे एम्बेसी पर अटैक होते हैं। हमारे एम्बेसी पर पाकिस्तान में अटैक नहीं होते हैं, अफगानिस्तान में एक बार अटैक हुआ था, ईरान में अटैक नहीं होता है, अफ्रीका में अटैक नहीं होते। लेकिन ये जो सो कॉल्ड हाई क्लास के देश हैं, यूरोपियन देश हैं, इनमें हमारे एम्बेसी पर अटैक होते हैं और खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन देशों की नाकामी भी दिखाती है जो आँख मूंद कर इन चीज़ों को समर्थन प्रदान करते हैं। मैं सही शब्द यूज कर रहा हूँ, आँख मूंद कर समर्थन करते तभी कोई एम्बेसी तक पहुँच सकता है। भारत में आप जाएंगे, चाणक्यपुरी का इलाका है, चाणक्यपुरी का, दिल्ली में, यहाँ पर सारी एम्बेसी है और प्रगति मैदान के आस पड़ोस में एम्बेसी है। यहाँ पर बहुत कड़ी सुरक्षा होती है, यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं घुस सकते हैं, या घुस भी जाएंगे तो बहुत ही कड़ी सुरक्षा होती है। और इस तरह से अटैक तो किसी एम्बेसी पर कभी नहीं ही होता है। तो ये क्या है? तो वियना कन्वेंशन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर हम लोग देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है आपका दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। मनीला यानी कि फिलीपींस और बीजिंग यानी कि चीन, ट्रेड ब्लेम ओवर कोलिजन इन डिस्प्यूटेड सी। देखिए जो डिस्प्यूटेड सी है, चाइनीज मिलिट्री विसल टॉप एंड फिलीपीन कोस्ट गार्ड विसल एज दे अप्रोच टू द सेकेंड थॉमस सियोल। देखिए एक दक्षिणी चीन सागर नामक एक जगह है जिसमें अलग अलग देश अपना क्या करते हैं, दावा करते हैं। लेकिन चीन तो चीन है, उसको लगता है संपूर्ण पृथ्वी ही उसका है, तो वो पूरा दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है कि दक्षिण चीन सागर जो है वो हमारा ही है। उसमें आर्टिफिशियल आइलैंड वगैरह भी खूब सारे बनाए हैं उसने। आर्टिफिशियल आइलैंड मतलब कि मानव निर्मित समुद्री द्वीप भी बनाए हैं उसने, बालू भर भर के, रेत डाल डाल के। तो फिलीपींस जो है, मनीला जिसकी राजधानी है, फिलीपींस और बीजिंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है। तो दक्षिण चीन सागर को हम लोग देख लेते हैं। अक्सर शॉर्ट आंसर में यहाँ से सवाल मेंस में और पीटी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार देखते हैं दक्षिण चीन सागर है। देखिए यही है दक्षिण चीन सागर, ये है फिलीपींस देश, आपको दिख रहा होगा, ये है फिलीपींस देश है। यहाँ पर मलेशिया है, यहाँ पर वियतनाम है, ये पूरा वियतनाम का इलाका है। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा इंडोनेशिया का भी आता है, और ये सिंगापुर है, और ये है आपका साउथ चाइना सी। अब इसमें ध्यानपूर्वक ये चीज़ को देखिएगा, ये है 9 डैश लाइन, ये छोटे छोटे 9 लाइन दिखेंगे आपको। चीन मानता है कि ये 9 डैश लाइन जो है यही क्या है, ये चाइना का क्लेम है कि यही हमारी चीन की सीमा है। दक्षिण चीन सागर देखिए फिलीपींस की कोस्ट तक हमारा सीमा है। और इसमें ये छोटे छोटे इसने क्या किए हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं और वहाँ पर मिलिट्री बेसेज बना दिए हैं। दक्षिण चीन सागर जो है ये व्यापारिक दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में जाने का मुख्य मार्ग ही यही है, और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो आने वाले समय में उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन देशों की संप्रभुता का भी हनन होता है। बोलते हैं हम घर से निकलें तो दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ही हम बाहर निकले दूसरे देश की सीमा में चले गए, हमारे मछुआरों को पकड़ लिया जाता है, हमारे सीमा के करीब में यहाँ पर आर्मी व्हीकल भेज दिया जाता है। इसके कारण से ये चर्चा में रहता है। उत्तराखंड PCS ने मेंस में क्या पूछा था, UKPSC ने मेंस से पूछा था यही कि 9 डैश लाइन किससे संबंधित है।
नाइन डैश लाइन किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण चीन सागर में एक सो कॉल्ड चीन के द्वारा बनाया गया एक भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा बनाया गया, राजनयिक सीमा बनाया गया जो बताता है कि ये दक्षिण चीन सागर जो है वो चीन के कंट्रोल में आता है। लेकिन इसके आस पड़ोस के जो देश हैं जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ये सब इसको नहीं मानते हैं, ये सब इसको नहीं मानते हैं और यहाँ पर भारी डिस्प्यूट होता है। अमेरिका भी नहीं मानता, अमेरिका के यहाँ पर सैन्य बेसेज भी हैं जगह जगह पर यहाँ पर। तो दक्षिण चीन सागर को लेकर हमेशा ही विवाद रहता है और इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है ये। दक्षिण चीन सागर जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है, ये नॉर्थ नेटून सी है। यहाँ पर देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है, ये इंडियन ओशन का भाग है। यहाँ पर कुछ पासेज हैं जो क्या करती हैं तो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती हैं। इसका लोकेशन बस ध्यान में रखिएगा कौन कौन से देश यहाँ पर आते हैं। वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है यहाँ पर, उसके बाद से फिलीपींस है यहाँ पर। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9 डैश लाइन को जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर पश्चिम किनारे सटा हुआ एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह चीन के दक्षिण में स्थित सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक, यहाँ पर आपको सिंगापुर दिख जाएगा, यहाँ पर ये रहा सिंगापुर, यहाँ से लेकर यही रहा सिंगापुर, यहाँ से लेकर आपको पूरा फैला हुआ ताइवान तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप भी समूह शामिल हैं। स्पार्टली और पार्सल द्वीप कहाँ पर है तो दक्षिण चीन सागर में है। इसके आसपास इंडोनेशिया का करीमाता, मलक्का, फार्मोसा जलडमरू मध्य, मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप भी आते हैं। मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप भी आते हैं। देखिए मलेशिया वाला ये रहा और ये रहा आपका सुमात्रा। ओके, दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिणी भाग दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बस इतना था दक्षिण चीन सागर के बारे में, इतना ही ध्यान में रखें। 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, इसको जरूर ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका कावेरी नदी का जो इलाका है, कावेरी नदी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेंसिटिव इकोसिस्टम इन कावेरी बर्थ प्लेस, क्राइज फॉर अटेंशन एंड एम डिफिसिट रेनफॉल। देखिए कावेरी नदी का जो बेसिन है जहाँ से कावेरी नदी का जन्म होता है, उस इलाके में क्या हुआ है तो रेनफॉल बहुत ही कम हुए हैं। रेनफॉल के कम होने से क्या होगा, कावेरी नदी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। कावेरी नदी के पास कोई हिमनद का इलाका तो है नहीं कि जहाँ से उसको वर्ष भर पानी मिले। तो कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। और वो क्यों है 12मासी और किस प्रकार से वो कहाँ से निकलती है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए क्या है कि कावेरी नदी में क्या हुआ है, उसका जो बर्थ प्लेस है कहाँ पर है तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है ये। पहले ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं ले चलूँगा, पूरा दिखाऊँगा आपको किस किस राज्य से प्रभावित होती है। तो कर्नाटक, उसके बाद से तमिलनाडु। ओके, मुख्य रूप से ये 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। दोनों राज्यों के बीच में इसके जल के बंटवारे को लेकर एक प्रावधान है कि जल का कितना % कौन उपयोग करेगा। और ये बहुत ही बेहद जरूरी प्रावधान है क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर भारत की नदी जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में 12 महीना में चाहे बारिश हो या ना हो जल की उपलब्धता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि एक हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है जो वर्ष भर पिघलती रहती है। ठंड के मौसम में वो ग्लेशियर फिर से मजबूत हो जाती है, बन जाती है, और गर्मी के मौसम में पूरा पिघलती रहती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो 12मासी नदी नहीं है, वो बरसाती नदी होती है। बरसाती नदी का मतलब जब खूब वर्षा होती है तो उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन सूखे मौसम में उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है। कावेरी नदी इसका एक्सेप्शन थी। क्यों थी इसका अपवाद क्यों थी? क्योंकि उसको 2 मानसून से जल की प्राप्ति होती है। सही सुन रहे हैं आप, उसको 2 मानसून 2 वर्षा से उसको जल की प्राप्ति होती है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, रेनफॉल पैटर्न जो है जो चेंज हो गया है और जिसके कारण से उसमें बारिश का पानी कम हो गए हैं। अब इसको ज़रा देख लेते हैं क्या है ये। देखिए यही है कावेरी नदी का बेसिन। अब इसमें 2 मानसून से जल की प्राप्ति कैसे होती है वो ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए ये कावेरी नदी है पूरा, आपको पता है एक दक्षिण पूर्वी मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है जो जून जुलाई के मौसम में आता है और उसका अभी तक वो मानसून वापस हो जाती है ऐसे करके। ओके, ये भारत है और अभी वापस से हो रहा है मानसून, ऐसे आती है मानसून और अभी वापस हो रहा है। ठीक है, देखिए जब मानसून आती है तब भी कावेरी नदी के ऊपरी बेसिन में यहाँ पर खूब वर्षा की प्राप्ति होती है, इसको खूब बारिश होती है, यानी कि कावेरी नदी को एक बार वर्षा की प्राप्ति हो चुकी। अब जब मानसून लौटती है तो लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करवाती है तो तमिलनाडु के इलाकों में बारिश करवाती है, यानी कि कावेरी नदी का जो निचला इलाका है इसको फिर से मानसून से जल की प्राप्ति हो जाती है। इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून।
लौटता हुआ मानसून जब कावेरी नदी में फिर से प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी से जल को ग्रहण करती है और क्या करती है वो, तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा करवाती है। अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक और मैं समझाऊं आपको, तो लौटता हुआ मानसून जब ऐसे ऐसे लौटना शुरू करती है तो ये बंगाल की खाड़ी से जल को ग्रहण करती है और जल ग्रहण करने के बाद यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के कोस्टल इलाकों में, तमिलनाडु राज्य के अन्य भीतरी इलाकों में खूब वर्षा करवाती है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होती है, जो जून जुलाई महीने में आती है, उससे एक राज्य है जिसको बिल्कुल वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है, ना के बराबर। वो कौन सा राज्य है? तो है तमिलनाडु राज्य। यहाँ पर वर्षा नहीं होती है दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्वी मानसून को जो चलने का रास्ता होता है उसके ठीक समानांतर पड़ती है तमिलनाडु राज्य, तो इसलिए इसको क्रॉस कर जाती है, इसके बगल से गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं करवाती है। इसको उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा की प्राप्ति होती है, यानी कि कावेरी नदी को 2 मानसून से जल की प्राप्ति होती है और यही वर्षा इस बार थोड़ा सा कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी का विस्तार कहाँ से है। यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से निकलती है और यहाँ से चलते 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 देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में आकर तंजावुर के पास में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। और तंजावुर तो पता ही आपको शहर है, बड़ा फेमस ऐतिहासिक शहर है। इसे तमिल में पोन्नी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तमिल में पोन्नी कहा जाता है। दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, लेकिन जल के उपलब्धता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ओके, यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए झरनों के रूप में पूर्वी घाट से उतरकर पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाएं तट की सहायक नदी, यानी कि अगर ये इस तरह बह रही है तो ऊपर से मिलने वाली नदी जो होगी उसको बायां बोलेंगे और नीचे से मिलने वाली नदी जो होगा वो दायां होगा। ये इसका मुहाना है, ये इसका मुंह है। बाएं तट से अर्कावती, हेमावती, सिमसा और हरंगी। दाहिने तट के किनारे से सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल, भवानी, काबनी और अमरावती। अब ये जो मैंने आपको नाम बताए, ये कोई मंत्र तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा की सहायक नदियाँ जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम गंगा यमुना की सहायक नदियाँ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं? तो अगर दक्षिण, मैं भारत का फोटो बनाता हूँ आप समझ जाएंगे। यहाँ गोदावरी बहती है, उससे ऊपर महानदी उड़ीसा में बहती है। फिर गोदावरी आ गया कहाँ पर? तो आपका आंध्र प्रदेश के इलाकों में आ गया। फिर कृष्णा नदी हो गया आंध्र प्रदेश के इलाकों में। फिर कावेरी नदी हो गया। ये मुख्य रूप से 4 नदियाँ हैं। इनकी सहायक नदियों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और इनकी सहायक नदियाँ जो हैं उनका नाम भी ध्यान में रखना। जैसे कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के तट पर किस साम्राज्य का उदय हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का उदय जो आप देखते हैं विजयनगर का, वो कहाँ पर होता है? तुंगभद्रा नदी के तट पर ही होता है। तुंगभद्रा को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और कृष्णा कावेरी का जो डेल्टाई इलाका है, इसको लेकर इतिहास में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। दोआब कहा जाता है, दोआब के लिए लड़ाई जो दक्षिण भारत में हुए हैं वो इन्हीं दोआबों के लिए लड़ाई हुआ है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा और इनके सहायक नदियों को भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए इसका फोटो है और यहाँ पर पुदुचेरी है, पुदुचेरी के पास ही ये क्या करती है? डेल्टा बना लेती है। चेन्नई से दक्षिण में है, ये ध्यान में रखिएगा भौगोलिक लोकेशन। और मदुरई से उत्तर में है, मदुरई से उत्तर में है, चेन्नई से दक्षिण में है। ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका बिहार स्पेशल से संबंधित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बिहार स्पेशल में बता देता, लेकिन उससे पहले एक देख लीजिए, बस नाम याद कर लीजिएगा। तेज नाउ एक्सट्रीमली, देखिए तेज नाम का एक साइक्लोन है जो कहाँ पर? अरेबियन सी में बन रहा है। अरब सागर जो है, जैसे भारत का ये तट है तो ये अरब सागर है, यहाँ पर तेज नामक एक साइक्लोन बन रहा है और ये केरल के राज्यों को, केरल के डिस्ट्रिक्ट को हिट करेगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, येलो अलर्ट कर दिया गया है। तेज बस ध्यान में रखिएगा, तेज कहाँ पर बन रहा है? तो अरब सागर बन रहा है, अरब सागर बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और केरल में ये वर्षा करवा सकती है। साइक्लोन तो पता ही होगा आपको, नहीं पता होगा तो कभी डिटेल बता दूंगा। चलिए आप चलते हैं बिहार स्पेशल पर। किशनगंज की रोशनी परवीन है और विश्व युवा सम्मेलन 2023 में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। विश्व युवा सम्मेलन 2023 में इन्होंने किया होगा। 4 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन नवंबर माह में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यूएन के मुख्यालय में, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्व युवा सम्मेलन मात्र 6 युवाओं का चयन पूरे विश्व भर में हुआ है। रोशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी होगी पूरे दुनिया से, जिसमें 200 देश हैं, उसमें से 6 युवाओं को चुना गया है। उसमें से एक युवा भारत की चुनी गई हैं। वो भी भारत के कहाँ से रहने वाली है? तो बिहार राज्य की रहने वाली हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 नवंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग एक्टिविस्ट समिट में बतौर स्पीकर भाषण देंगी, जहां से इनका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रसारण इंस्टाग्राम चैनल वगैरह पर भी किया जाएगा।
विदित है कि यूएन टीम में किशनगंज महिला हेल्पलाइन कार्यालय आकर रोशनी परवीन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली थी। गौरतलब है कि किशनगंज प्रखंड के सिमलबारी निवासी रोशनी परवीन बाल सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से राज्य सरकारी कार्यक्रम और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वह जनवरी 2023 से स्वतंत्र रूप से बाल संरक्षण के मुद्दे पर सक्रियता से कार्य रही हैं और इन्होंने बाल विवाह को रोकने, ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूल से जोड़ने में काफ़ी मेहनत की है। 18 वर्ष से कम उम्र के में बच्चों की जो शादी हो जाती है उसको लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है कि नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है। और ड्रॉप आउट्स का मतलब होता है कि 5वीं तक पढ़े उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, या प्राथमिक तक पढ़े उसके बाद छोड़ दिया, मिडिल स्कूल किया उसके बाद स्कूल छोड़ दिया, तो ड्रॉप आउट्स हो जाता है, उनका एजुकेशन बीच में छूट जाता है, जिसके कारण से फिर उनका जीवन में कभी फिर से एजुकेशन प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो उनको इन्होंने स्कूल से जोड़ने में काफ़ी मेहनत की और ये वाकई सराहनीय काम है। कैसे कैसे लोग हम लोग ध्यान में रखते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो रोशनी परवीन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। किशनगंज की रहने वाली अपने बिहार की, दुनिया भर के 6 युवाओं में एक युवा हैं ये, अद्भुत हैं ये, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। दुर्गा पूजा अच्छे से मनाइए। कैसा लगा है वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।